बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें अपन चैप्टर 4 का पार्ट 11 संघट्टवाद का सिद्धांत, मतलब टक्करों का सिद्धांत, कॉलिजन थ्योरी क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सिद्धांत था बच्चों को किसने दिया था, लुईस और ट्राउट ने दिया था। ठीक है, यहाँ से सिद्धांत किसने दिया बच्चों, लुईस और ट्राउट ने दिया। अगली वाली चीज़, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणु ठोस गोले के रूप में होते हैं। जब इन अणुओं के मध्य टक्करें होती हैं तो उत्पाद का निर्माण होता है। क्या कह रहा है ये नियम कि जो अभिकारक अणु होते हैं वो किस रूप में होता है बच्चों, गोले के रूप में होता है। ये दो अभिकारक अणु मान लीजिए, इनके बीच में क्या होती हैं, टक्करें होती हैं। जब इनके बीच में टक्करें होती हैं तो फिर किसका निर्माण होता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है। बस ये कह रहा है कि जब तक अभिकारक अणुओं के बीच में कोई कॉलिजन नहीं होगी, टक्कर नहीं होगी, तब तक प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा। और ये टक्करें कहता है जितने ज़्यादा होंगी, जैसे मान लीजिए किसी भी उसके अंदर एक अणु है वो टकरा रहा है बहुत सारे अणुओं से, कह रहा है जितनी ज़्यादा टक्करें होंगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्ट के बनने की संभावना होगी। तो वेग टक्करों की संख्या पर निर्भर करता है कि अभिक्रिया का वेग कितनी ज़्यादा टक्करें हो रही हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, टक्कर आवृत्ति या संघट्ट आवृत्ति कहते हैं बच्चों। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, कि प्रति सेकंड प्रति इकाई आयतन में अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों की संख्या को हमने क्या कहा, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। क्या लाइन कहती है हमने यहाँ पर, प्रति सेकंड प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों की संख्या को टक्कर आवृत्ति मतलब जेड, ठीक है, कहते हैं। कॉलिजन फ्रिक्वेंसी हो गया यहाँ पे कि प्रति सेकंड, हम कह रहे हैं कि एक सेकंड में इतने आयतन में, प्रति इकाई आयतन मान लीजिए इसमें कि अभिकारक अणुओं के साथ कितनी टक्करें हो रही हैं। तो डिफाइनाइट कर दिया कि आयतन भी निश्चित कर दिया, इकाई आयतन जैसे हमने कह दिया 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वाली जगह में कितनी टक्करें हो रही हैं एक सेकंड में, उसी को हम क्या कह रहे हैं, टक्कर आवृत्ति। बच्चों यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है टक्कर आवृत्ति की, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अभी टक्करों के सिद्धांत में मेन चीज़ क्या है यहाँ पर उसकी हम बात कर लेते हैं कि क्या सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद बनता है क्या। अब समझिएगा यहाँ पे कि ऐसा क्या हम कहना चाह रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये जो अपने पास अणु है, ठीक है, यहाँ पर ये अणु है, दूसरा अणु से टकराया, ठीक, जैसे ही दोनों के बीच में टक्कर होती हैं बच्चों, तो यहाँ पर इन चक्करों के फलस्वरूप, मैंने पहले बताया था, इस टक्कर के फलस्वरूप क्या निकलती है बच्चों, ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलने के बाद ये ऊर्जा कौन ग्रहण करता है, ये अणु ग्रहण करते हैं, जिसके कारण ये जो अणु है वो किस में बदल जाता है, वो सक्रिय अणु में बदल जाता है। सक्रिय अणु में कैसे बदल गया, क्योंकि ये जो ऊर्जा निकली वो किसने ग्रहण कर ली, इस अणु ने ग्रहण कर ली, और जो ऊर्जा ग्रहण करने के कारण अब ये अणु कैसा बन गया, सक्रिय अणु। फिर दो सक्रिय अणु आपस में टक्कर करते हैं। सक्रिय अणु तब कहते हैं जब ये अणु सक्रियण ऊर्जा जितनी ऊर्जा अपने पास ले लेता है, तब इसको हम कहते हैं। तो जब सक्रिय अणुओं की टक्कर आपस में होती है, सक्रिय अणु का मतलब होता है कि ऐसे अणु जिनके पास सक्रियण ऊर्जा के जितनी ऊर्जा होगी वो सक्रिय अणु कहलाएंगे। और सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, वो अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा जो प्रोडक्ट बनने के लिए आवश्यक होती है, जो किसी भी ग्राफ में, किसी भी अभिक्रिया में सर्वाधिक होती है। तो ऐसी अणु ऊर्जा प्राप्त अणु जो होते हैं जब टकराते हैं तो क्या होते हैं, वहाँ से अब इन टक्करों के फलस्वरूप प्रोडक्ट का निर्माण होता है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात यहाँ से, क्या प्रत्येक अणु टक्कर के बाद, एक मान लीजिए ये वाला अणु है अपने पास, है ना, अब इसके पास ऊर्जा है मान लीजिए 10 किलो जूल, सक्रिय अणु है ये वाला, ये सक्रिय अणु है, सॉरी सक्रिय अणु तो नहीं कहेंगे, ये 40 किलो जूल वाला अणु है जो सक्रिय अणु है, ठीक है। ये अणु है जिसके पास 10 किलो जूल ही ऊर्जा है। एक ही अणु है, इसके पास जो है वो 80 किलो जूल अणु है, ऊर्जा है इसके पास। ये सक्रिय अणु है 80 वाला। सक्रिय अणु कौन कौन से, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, अपन ने ऐसा मान लिया। अब ये अणु आपस में टकराते हैं तो कौन सी अणु के साथ प्रोडक्ट बनेगा, तो बच्चों मान लीजिए ये वाला अपना एक अणु है जो कि टकराने वाला है, और ये वाला अणु है,
ठीक है। अब ये दोनों आपस में पूरे वेग से, ये वाला अणु है ये पूरे वेग से बहुत फास्ट स्पीड कर रहा है और ये इस तरह से निकल जाता है, और ये दूसरा अणु है ना वो इस तरह से निकल जाता है। तो इसका मतलब इनके पास ऊर्जा तो थी, इस अणु के पास क्या थी बच्चों, ऊर्जा तो थी, लेकिन इसके पास टक्कर जो थी वो नहीं हो पाई। या फिर हम ऐसा कह दें कि ये वाला जो अणु है अब ऐसे ना टकरा के, ये अणु कैसे टकराया, मान लीजिए हम कहते हैं ये ऐसे ना आके ये इस दिशा में आए, ये दोनों इस दिशा में आए, एक दिशा में। इसका मतलब अगर अब ये इस दिशा में जाएंगे तो इनमें निश्चित रूप से क्या होगी, टक्कर हो जाएगी। इसका मतलब हमें ये समझ में आया यहाँ पे कि यहाँ पर इनके टकराने के लिए अगर इसका जो स्पीड है, जो डायरेक्शन है वो हो गई इस साइड में और इसकी चली गई इस साइड में, इसका मतलब टक्कर इसकी नहीं हो पाई। तो ऊर्जा होने के बावजूद भी अगर टक्करों के लिए अगर दिशा सही नहीं हुई तो वहाँ पर प्रोडक्ट का बनना मुश्किल हो जाएगा। या आप ऐसा कह सकते हैं, देखिए एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, अगर ये इस तरह से जाते तो यहाँ से क्या होता, ये टकरा जाते और अणु बन जाता। लेकिन मान लीजिए एक इस तरह से चला गया, एक इस तरह से चला गया, तो जाने से क्या हुआ, केवल ऊपर से टकरा पाए, यहाँ से ही टकरा पाए, यहीं से टकरा पाए ना, केवल इस जगह टक्कर हो पाई। किस जगह टक्कर हो पाई, केवल इस जगह टक्कर हो पाई। लेकिन इस दिशा में ना टकराने के बावजूद ये इस दिशा में टकरा जाते तो फिर यहाँ पे सही टक्करें हो जाती। इसका मतलब ये हो गया एक प्रॉपर जो दिशा है उसकी, प्रॉपर डायरेक्शन है, जिसको हम वर्ड लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसमें टकराना बच्चों ज़रूरी है। अगर अभिविन्यास सही नहीं हुआ तो यहाँ पर अणु जो है वो टकरा नहीं पाएगा। तो समझ में आई आपकी बात, कैसे हम कह रहे हैं कि अणु कैसे टकरानी चाहिए, एनर्जी तो हो, मतलब सक्रियण ऊर्जा तो हो, लेकिन मान लीजिए इसके पास ऊर्जा तो खूब है लेकिन ये इस दिशा में चला गया, दूसरा इस दिशा में चला गया, तो ऊर्जा होने के बावजूद ये आपस में अगर टकरा ही नहीं पाएंगे सही से तो प्रोडक्ट बनना मुश्किल है। तो टक्कर होने के साथ साथ यहाँ पर दो चीज़ें निश्चित होती हैं कि टक्कर होनी चाहिए सक्रियत अणु में या सक्रियण ऊर्जा वाले अणुओं में, और दूसरा उनका एक सही अभिविन्यास होना चाहिए ताकि यहाँ पर सही से टक्कर हो पाए और यहाँ से प्रोडक्ट बन पाए। तो केवल टक्कर होना ज़रूरी नहीं है, टक्कर किन की होनी चाहिए, एक सक्रिय अणु की और दूसरा यहाँ पर अभिविन्यास सही होना चाहिए। तो ये चीज़ समझ में आ गई है आपको इसके लिए। तो यहाँ पर हमने ये बता दिया, चलो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं अब इसके बारे में बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स क्या लिख दिया हमने, जब अभिकारक के सक्रिय अणु टकराते हैं तो सक्रिय संकुल बनता है जो अस्थायी होने के कारण उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। बताया आपको, सक्रिय संकुल तो बनेगा ही। कैसे बनता है सक्रिय संकुल, क्योंकि जब अपने पास अणु टकराता है तो वो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा को यहाँ से ग्रहण कर लेता है और वो सक्रिय संकुल बन जाता है, और जो स्थायी नहीं होता है और उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। जब सक्रिय अणुओं की सभी टक्करों के बाद, मैंने अभी आपको बताया था 3 अणु हमने एग्जाम्पल लिए थे, 40 किलो जूल, 10 किलो जूल, 80 वाला, तो ये वाले जो थे वो सक्रिय संकुल थे। अगर उनकी टक्करें प्रभावी नहीं हुई, एक प्रभावी टक्कर किसे कहेंगे, प्रभावी टक्कर कहेंगे कि वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में आपस में टकराएं। तो अणुओं की टक्कर के समय उनका एक निश्चित अभिविन्यास में होना भी आवश्यक है। एक निश्चित विन्यास में अगर नहीं होते हैं बच्चों, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, मैंने आपको बताया था कि दो अणु अगर इस तरह से टकरा रहे हैं तो इनके बीच प्रभावी टक्कर नहीं होगी, लेकिन अगर ये अणु इस तरह से ना टकरा के यहाँ पे टकराते हैं तो प्रभावी टक्कर होगी और प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए एक छोटा सा डेरिवेशन हम यहाँ कर लेते हैं, देख लेते हैं बच्चों इसको, जो कि हमारे लिए ज़रूरी होगा। माना एक अभिक्रिया निम्न है, क्या है अभिक्रिया, A प्लस B और ये बन गया बच्चों प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके बाद अभिक्रिया का वेग क्या होगा, R बराबर हम क्या लिख सकते हैं, K, A की पावर क्या लिखेंगे, हमें पता नहीं है कि कोटि क्या होगी, इसलिए हमने क्या लिख दी X और Y, ये तो पहले बता रखा है। अगर सांद्रताएं इनकी इकाई हो जाएं A और B की तो क्या आ जाएगी वैल्यू बच्चों, 1 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उस समय इकाई सांद्रता होने पर हमारे पास आ जाएगा R बराबर K बच्चों, ठीक है। इसको हमें क्या देंगे, समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। आगे देखें, टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अभिक्रिया का वेग किस किस के समानुपाती होगा, संघट आवृत्ति
संघट आवृत्ति मतलब बताई दी थी, प्रति सेकंड प्रति इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या। संघट आवृत्ति Z तथा सक्रिय अणुओं का अंश, मतलब कितने अणु सक्रिय हैं उसके अंदर, कितनों ने सक्रिय ऊर्जा प्राप्त कर रखी है। तो सक्रिय अणुओं के अंश, अंश क्या होगा यहाँ पे अपने पास, ये होगा बच्चों अपना सक्रिय अणुओं का अंश Q के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ से ये जो अभिक्रिया का वेग है बच्चों, ठीक है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है R, किसके बराबर होगा, संघट आवृत्ति Z और सक्रिय अणुओं का अंश क्या है यहाँ से Q, तो R बराबर Z इंटू Q। तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से हम, क्योंकि हमने समीकरण 1 लिखा था R बराबर K, तो हम क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे, R बराबर Z इंटू Q है, तो K बराबर Z इंटू Q लिखा जा सकता है। अब मैक्सवेल क्या कहता है, मैक्सवेल की एक इक्वेशन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ये मैक्सवेल वही है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान लॉ पढ़ा था ना हमने, ऊर्जा का वितरण नियम वही है। वो कहता है Q बराबर E की पावर माइनस EA अपॉन RT। तो अब आप क्या कर देंगे यहाँ पर, K बराबर Z, Q की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो ये आ जाएगा EA बटा RT, ठीक है। तो यही है अपना संघट आवृत्ति का नियम बच्चों। यहाँ से इसको आप बना दीजिए बॉक्स में, ये बॉक्स में हो गया अपने पास, है ना, तो ये आ गया अपने पास नियम बच्चों। नेक्स्ट देखिए, इसमें उपरोक्त समीकरण को, ये समीकरण हमने यहाँ पे ली, उपरोक्त समीकरण को टक्कर सिद्धांत की समीकरण कहते हैं। किसकी समीकरण है बच्चों ये, देखिए स्टूडेंट्स, उपरोक्त समीकरण को टक्कर सिद्धांत की समीकरण कहते हैं। ये समीकरण सरल अभिक्रिया पर पूर्ण रूप से लागू होती है, किंतु जटिल अभिक्रिया में प्रायोगिक रूप से प्राप्त वेग स्थिरांक के मान इस समीकरण से बच्चों भिन्न होते हैं। कह रहा है कि सरल अभिक्रियाओं पे तो ये तुरंत लागू हो जाती है जो एक ही पद में होती हैं, लेकिन जटिल जो कि एक से ज़्यादा पदों में होती हैं तो उन पर ये मान जो होते हैं वो अलग प्राप्त होते हैं। अब बच्चों एक एग्जाम्पल यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है वो देख लेते हैं हम यहाँ से। एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ठीक है, देखिए यहाँ से CH3 ये लिख दिया अपन ने, Br प्लस OH माइनस, ठीक है। अब यहाँ से ये जो OH माइनस है बच्चों, ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा। जैसे ही मान लीजिए अटैक कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से आप जानते हो कि कुछ इस तरह से प्रोडक्ट यहाँ से Br हट जाएगा और OH यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये Br माइनस यहाँ से हट गया। अब इसके अंदर देखिए काइनेटिक्स कैसे लग रही है, अणुओं की टक्कर कैसे संभव है। अणुओं की टक्कर दो प्रकार से संभव है। देखें यहाँ पे, ये देखिए अगर हमने यहाँ से ऐसा लिखा CH3, ठीक है, ये यहाँ से हमने लिख दिया Br। अगर अपने पास जो टक्कर है वो कुछ इस तरह से होती है कि जो OH माइनस है वो यहाँ से अटैक करता है, ये इस तरह से यहाँ से, और ये वाला अणु यहाँ से, मतलब इस कार्बन के ऊपर से, कहाँ से कह रहे हैं हम, ये कार्बन और ये यहाँ, जैसे हमने कह दिया ये वाली चीज़, देखिए यहाँ से इस तरह से अगर टक्कर हो रही है यहाँ पे तो अभिक्रिया संभव है। आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा ही बनेगा, रिएक्शन पॉसिबल। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जगह खाली है अटैक यहाँ से हो जाएगा, OH यहाँ से पीछे से जुड़ जाएगा। लेकिन अगर बच्चों स्थिति ये होती यहाँ पे CH3 ये इस तरह से होता है, यहाँ Br होता और फिर यहाँ से OH माइनस का अणु आता और ये यहाँ से इस तरह से टकराता है यहाँ पे,
ये यहाँ से, ये यहाँ से, तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इस समय बनना कहाँ था प्रोडक्ट, इस कार्बन का और इस OH का प्रोडक्ट बनना है, तो जहाँ से बनना है केवल प्रोडक्ट भी तो वहीं से। अब यहाँ से अगर ये टकराएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो Br है वहाँ से तो इसको जुड़ना नहीं है, जुड़ना इसे कार्बन से है, तो इसको प्रॉपर प्लेस पर टकराना था, तो इस कंडीशन में अभिक्रिया संभव नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। तो समझ में आया आपको कि यहाँ से हमने कहा विकारक अणुओं की टक्कर के समय अभिविन्यास एक महत्वपूर्ण कारक है, इसीलिए यहाँ पर इस रिएक्शन को बच्चों चेंज किया गया, इसके अंदर थोड़ा सुधार किया गया और फिर क्या बनाया गया रिएक्शन के अंदर। देखिए यहाँ से हम लिख लेते हैं इस चीज़ को कि अतः स्पष्ट होता है कि, साथ साथ लिख रहे हैं यहाँ पे हम, अतः स्पष्ट होता है कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की टक्कर के समय उनका अभिविन्यास एक महत्वपूर्ण कारक है, मतलब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना ही चाहिए, एक महत्वपूर्ण कारक है। अतः टक्कर सिद्धांत की समीकरण में कि समीकरण में संशोधन कर एक नया गुणांक P सम्मिलित किया गया। ठीक है, जिसे प्रायिकता गुणांक, इस P को हमने क्या बोला बच्चों, प्रायिकता गुणांक या त्रिविम कारक कहते हैं। कि अगर यहाँ पर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर प्रोडक्ट का बनना बच्चों क्या है, पॉसिबल नहीं है, त्रिविम कारक कहते हैं। तो अपने पास इक्वेशन क्या आई, यहाँ पर इतनी तो थी हमारे पास, अब हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको P से और कर दिया। अब बच्चों यहाँ पर हम एक इक्वेशन और पढ़ेंगे आपको, यहाँ से अपने पास एक छोटा सा और है डेरिवेशन, उसके बाद ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल रह जाएंगे आपको। गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया, मतलब ऐसी अभिक्रिया प्रथम कोटि की जिसमें प्रोडक्ट क्या होगा, उसमें रिएक्टेंट क्या है, गैस है। तो हमारे पास मान लीजिए कोई अपने पास रिएक्शन है ना, यहाँ से हमने कह दिया A कैसा है हमारे पास, गैसियस, B ये भी कैसा है, गैस है, C ये भी क्या है अपने पास, गैस है। ठीक है, माना A का जो प्रारंभिक दाब है वो कितना है हमारे पास, A का PA है ना, और T समय पर कुल दाब क्या है हमारे पास, PT है। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद हमारे पास A का प्रारंभिक दाब कह रहे तो I लिख रहे हैं, I का मतलब क्या है, इनिशियल I है ना, प्रारंभिक I है, और T समय पर दाब या कुल दाब कह दे, T समय पर कुल दाब, कुछ समय पश्चात जो दाब रहेगा वो कितना रह दिया हमने, वो कह दिया हमने PT। ठीक है, और PA PB PC क्या है यहाँ पे, PA PB PC, PA क्या होगा, A का, B किसका होगा, ये किसका होगा, C का, ये A का आंशिक दाब है ना, और PB किसका होगा, B का, और ये C का आंशिक दाब। अब T समय बाद क्या होगा, A के दाब में कुछ कमी आ जाती है। देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं अपन, अपने पास इक्वेशन है, अपने पास
1 सेकंड बच्चों, यहाँ से हमने कह दिया ये गैस है, B है गैस और ये C भी क्या है, गैस है। जब तक अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी तो t बराबर 0 समय पर, तो यहाँ पर इसका दाब क्या रहेगा, P इनिशियल रहेगा। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बना है अभी तक, इसीलिए हमने कह दिया इनका दाब क्या है, 0 ATM है। लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद, मतलब 5 मिनट बाद क्या होगा, 5 मिनट बाद क्या होगा कि जो है A जो होगा यहाँ पर A की मात्रा घटेगी। अगर A गैस है, इसकी मात्रा घटने लगती है तो धीरे धीरे बात है कि इसका जो दाब है वो भी घटने लगता है। तो कितनी मात्रा A की घट गई, X मात्रा A की घट गई। तो इसका मतलब X मात्रा A की घट गई तो X दाब घट गया, और उतना ही मात्रा B और C की क्या हो गई, बन गई। X तो इसकी बन गई और X ही इसकी बन गई, ठीक है। तो X ATM और यहाँ भी कितना होगा, X ATM। हमने यहाँ से क्यों लिखा, फिर से समझ लीजिए। हमने कहा मान लीजिए A का दाब कितना है, 50 mmHg दाब है। कुछ टाइम बाद 50 में से कितना बन गया बच्चों, यहाँ पर इसका दाब क्या हो गया, घट के कितना रह गया, 40 रह गया। इसका दाब घट के कितना रह गया, 40। तो कितना हुआ, 10 इसमें से क्या हो गया, घट गया। X दाब इसमें से घट गया तो उतनी ही मात्रा B और C की क्या हो गई, बन गई। 10 इसकी बन गई, 10 इसकी बन गई। तो ये कहना यही चाह रहा है कि मान लीजिए जितना जितना दाब घटेगा उतना उतना दाब दूसरी ओर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब अपने पास हम कहते हैं कि T समय पर दाब कितना होगा, तो T समय पर दाब, A का दाब तो होगा PI माइनस X, ठीक है। B का दाब कितना होगा, प्लस X, और इसका कितना होगा, X। अब आप इसको जोड़ेंगे जब तो कुल समय पर दाब कितना आ गया, X से X कैंसिल हो जाएगा तो PI प्लस X आ जाएगा। तो X बराबर क्या हो गया, यहाँ से मात्रा क्या हो गई X की, वो हो गई PT माइनस PI। कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे इसमें। अब कहता है कि A का आंशिक दाब कितना होगा, तो A का आंशिक दाब हम लगा देते हैं। अब कितना होगा, A का आंशिक दाब था PA, यही था ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा A का आंशिक दाब था PI माइनस X। A का आंशिक दाब कितना था, PI माइनस X। तो हम लिख सकते हैं A का आंशिक दाब PA बराबर है PI माइनस X, और X की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, X की वैल्यू आ गई है यहाँ से PI माइनस, इसको माइनस लिखोगे तो PT माइनस PI, तो बराबर क्या हो गया, PI माइनस PT प्लस PI। ये तो चीज़ आएगी अपने पास। एक सेकंड क्या हो गया हमारे पास, हाँ ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, PI जुड़ जाएंगे तो 2PI माइनस PT, तो ये क्या आ गया बच्चों, P आ गया अपने पास, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को आप रख दीजिए अपनी समकोटि की समीकरण में। वो क्या है हमारे पास, K बराबर 2.303 अपॉन T लॉग R0 अपॉन R, यही होती थी। अब अपने पास इसको रख देते हैं 2.303 अपॉन T लॉग। अब अपने पास R0 होता है शुरू में कितना था, PI, बच कितना गया वो दिख रहा है हमें 2PI माइनस PT। समझ में आ गया आपको। तो ये हो गई गैसीय कोटि के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम आपको बता दें बच्चों, चैप्टर तो हो गया आपका फिनिश। अब बचता है आपके न्यूमेरिकल्स। तो अब न्यूमेरिकल्स के लिए वीडियो अलग बनाएंगे जिसके अंदर हम पाठ्य निहित प्रश्न भी लेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि पाठ्य निहित प्रश्न बच्चों बहुत ज़्यादा हैं तो सारे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम पाठ्य निहित प्रश्न, इंडेक्स क्वेश्चन जो आपके NCERT में दिए हुए हैं। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो सारे अपन सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम में जो है वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। तो बच्चों वैसे चैप्टर खत्म हो गया है, न्यूमेरिकल वाला प्रॉब्लम जो है वो कल सॉल्व कर देंगे। बच्चों यहाँ से इस चैप्टर के अब जो ये कंप्लीट नोट्स बन चुके हैं, इसके लिए मैंने एक ऑफ़र निकाला हुआ है। अगर आपको PDF में चाहिए ये नोट्स तो आपको ये नोट्स की सारी जो डिस्क्रिप्शन में आपको नॉलेज मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आप एक बार डिस्क्रिप्शन को खोल के देखिएगा, वहाँ आपको इसकी नॉलेज मिल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन न्यूमेरिकल्स कराएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बाद बच्चों मैं शुरू करने वाली हूँ जैव अणु बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर। वो जो बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर है वो लास्ट ईयर भी किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि हटा दिया था कोरोना पीरियड की वजह से। लास्ट ईयर जो 2020 वाला बैच था उसमें से इस चैप्टर को हटा दिया था जैव अणु वाला। तो अगला चैप्टर हम जैव अणु पढ़ेंगे। जो भी बच्चे पढ़ना चाहें उन तक इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करना नहीं भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िएगा।